हाँ जी बेटे, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है आप लोगों के? सर बढ़िया है सर, टनाटन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो एक बात बताओ, जरा सच में बताओ कि आप जब मेरी क्लास में आते हो तो ठीक ठाक आते हो, लेकिन जाते ठीक ठाक हो क्या? सर ठीक कह रहे हो, हम आते तो ठीक हैं लेकिन जाते कभी भी ठीक नहीं है। यही तो लिखना स्टार्ट करेंगे, चैप्टर का नाम लिखें पहले। अकाउंट्स फॉर बैंकिंग कंपनी। वेरी वेरी सिंपल। सर एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है क्या? हाँ सर, अभी रीसेंट क्वेश्चन क्या इस बार के पेपर में आया है? इस बार के क्वेश्चन पेपर में इसमें से कितने नंबर का क्वेश्चन आया है? 5 नंबर। सर 5 नंबर से हमारा क्या होगा? अरे बेटे तुम क्यों दिमाग लगाते हो, 5 नंबर से तुम्हारा क्या होगा? लो एक और भी दिख गया, 8 नंबर। ओ माय गॉड, एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। हाँ, एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। कितने नंबर के क्वेश्चन हो गए? 13 नंबर का पेपर इस बार का आया। आपके रैंक के लिए बड़ा जरूरी है। 13 नंबर दाएं बाएं की बात कर सकते हैं, इसका क्वेश्चन लगभग हमेशा आता ही आता है और वेरी वेरी सिंपल होता है। हम इसमें क्या पढ़ेंगे? बस 2 बातें पढ़ेंगे, फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंक और एडजस्टमेंट्स ऑफ बैंक्स इन फाइनल अकाउंट्स। बस 2 ही बातें करनी है सर, 2 बातों से ही चैप्टर समाप्त हो जाएगा। 2 बातों से ही चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और एक बड़ा बड़ा नोट लिख दे, रिवाइज्ड शेड्यूल 6 is not applicable on bank. Banks have own formats given by Banking Regulation Act 1949। हाँ, पटना कह रहे हैं ये तो गुड न्यूज है। पटना ये सैड न्यूज है, क्योंकि पटना अगर रिवाइज शेड्यूल 6 होता तो मुझे ये पढ़ाना ना पड़ता। अब मुझे ये शेड्यूल 6 इनका अपना है, इसलिए वो भी पढ़ना पड़ेगा और बाकी चीजें तो पढ़नी ही पड़ेंगी। ओहो, ये तो झंझट हो गया। यही तो, यहां पर हमने वही फॉर्मेट्स नए डिस्कस करने हैं। ठीक है सर। सर एक काम करो, सबसे पहले तो हमको आप नंबर 1 हेडिंग लिखवाओ, फॉर्मेट ऑफ फाइनल अकाउंट्स फॉर बैंक्स। मुंबई बोरीवली बेटे बैंक के ऑडिटर्स अलग होते हैं, वो आप जानेंगे जब आप प्रैक्टिस में जाएंगे। तो बैंकों के अलग आरबीआई ऑडिटर नियुक्त करता है। तो लिखें ऑल बैंक्स इन इंडिया आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर
final accounts as per format given by banking regulations. It has format for balance sheet and P&L accounts. Total schedules are 18 and are numbered in formats. Hence, they need to be remembered as per numbers. Schedule number 17 and 18 are accounting policies and hence have no format. Learn schedule 1 to 16 for exam purpose. कोहार्ट इनक्लेव बेटे जिन पर अपना कानून लगता है उन पर कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं होता, इसलिए उनका शेड्यूल 6 बेकार हो गया। हाँ जी कोहार्ट, ये सभी बैंकों पर अप्लाई होता है। सीकर बेटे कुछ तुमने भी करना है अब, और प्रीत यार आईसीआई तो सिर्फ सीए प्रोड्यूस करता है, वो फॉर्मेट थोड़ा ना देता है, वो तो सीए बनाता है बस। मुंबई कह रहे हैं क्या ये चैप्टर पढ़ के हमें जॉब मिल जाएगी? सीए बन के जॉब मिल जाएगी। प्रीत विहार पूछ रहे हैं क्या ये 16वां शेड्यूल के क्वेश्चन आते हैं? जो इस बार का क्वेश्चन है शायद वो 16 में से जो 8 नंबर का था वो यही था। हाँ, जो 8 नंबर का सवाल है वो यही था, शेड्यूल्स का ही था। एनओएस मतलब नंबर्स। दिखाइए जी इधर। गिरीश पाक कौन सा? गिरीश पाक से बांगुर लेक टाउन। आप कह रहे हो क्वेश्चन छोड़ दिया, क्वेश्चन बी से पूरा तो कर दिया, और क्या करना है इसमें? वहां से फोन आया कह रहे जी ये क्वेश्चन आधा छोड़ दिया। कहां आधा छोड़ दिया हमने? और तुम्हारा सेस क्यों नहीं चलता? 45,000 नहीं होगा?
कॉल गलत करिए। अब मैंने उसे तो पैकेट में पैक कर दिया, लेकिन क्वेश्चन में कौन सी कॉल गलत कर दिया, फोन करा के बता रहे हैं जी कॉल गलत कर दिया। क्वेश्चन नंबर 22, नहीं 22 तो नहीं था, ये कौन सा नंबर था, 20वां। ये लो बांगुर, ये देखो बैलेंस अवेलेबल, बैलेंस अवेलेबल, फिर से चेक करो मेरे साथ बांगुर, 50, 60, 464, माइनस करो, बैलेंस निकालो। वो हमने डायरेक्ट लिख दिया, आपने बांगुर उसको लिखना चाहते हो तुम। 460 माइनस 7,411,000 माइनस 3,60,000, बैलेंस अवेलेबल 89,000। चेक कर लो एक बार, बैलेंस इतना ही है क्या, 93 कह रहे हैं वो, तो फिर देखो एक बार, 404,000 प्लस 60,000 माइनस 7,411 माइनस 360, 93,000 प्लस नोशनल कॉल्स 45,000, 138,000, पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। लो बांगुर, वापिस आ गए 1 लाख पर हम। बांगुर हमने ये 45 यहां लिख दिया था, ये 38 यहां लिख दिया था, आप उसे नेट करना चाहते हैं तो मैं नेट कर दूंगा, डिवाइडेड बाय, अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे 3800, क्योंकि आपके 200 शेयर तो फोरफिट हो गए थे, 200 लोग तो पैसे नहीं दे रहे। रिफंड 10 रुपए। नंबर 1, पहले लोगों से कॉल कुछ नहीं करना, रिफंड करना है 10 रुपए, तो नेट रिफंड कर दो 10 रुपए। दूसरे लोगों से कॉल करना है आपने 25 रुपए, रिफंड करना है 10 रुपए, तो कॉल कर लो 15 रुपए। तो ये लीजिए 15 रुपए, और ये लीजिए 10 रुपए। चेक कर लो टोटल अपना, बस टोटल बराबर हो गया 464 प्लस 27,000। ये लो, ये आपकी किताब से आंसर टैली करा दिया मैंने, लिखता हूं। पहले वाला आंसर गलत नहीं था, पहले वाला आंसर ठीक था। पहले वाला आंसर क्यों ठीक था, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये देखें बांगुर, यहां लिखे कॉल ऑन पार्टली पेड शेयर वॉज मेड, इसका मतलब कॉल हमने करी, कॉल करी तो बात खत्म, कॉल करी तो पैसे मंगा लो पूरे पूरे 45,000, बात खत्म। इसलिए करने की आवश्यकता नहीं थी। बाकी आप उसका कॉल का अर्थ ये निकाल रहे हैं कि नेट कॉल, हमने ग्रॉस कॉल निकाला था, इसमें लिखा हुआ नहीं था, वो आपने किताब के साथ टैली किया होगा, इसलिए आपका किताब का आंसर ये था। उन्हें बोलना वो टेलीविजन फिर बंद हुआ पड़ा।
लिखेंगे बैलेंस शीट्स, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, शेड्यूल नंबर्स, शेड्यूल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सर क्या हमें ये शेड्यूल 1 से 16 तक के नंबर याद करने पड़ेंगे? हां, याद करने पड़ेंगे। सर हम कैसे याद रख सकते हैं? तुम बेटे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर याद रख सकते हो तो 2 मोबाइल नंबर में 20 डिजिट होते हैं, ये तो 16 ही है। सर इसके आइटम बताओ कौन कौन सी? कैपिटल, रिजर्व्स, डिपॉजिट्स, बोरोइंग्स, अदर लायबिलिटीज। ओ माई गॉड, गिरीश पा कह रहे हैं आप मजाक कर रहे हैं। सर बैंकिंग कंपनी के शेड्यूल याद करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? बैंकिंग कंपनी के शेड्यूल याद करने पड़ेंगे। कपिल भल्ला मेरे साथ सर खड़े हैं, वो भी कह रहे हैं हां। सर सी फॉर कैन, रिजर्व फॉर रामू, डी मतलब धोबी, बी मतलब बाय, ओ मतलब ऑरेंजेस। टेन 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 टेन, कैन रामू धोबी बाय ऑरेंजेस? जवाब है हां और ना। तो क्या रामू धोबी संतरे खरीद सकता है? रामू धोबी की ऐसी की तैसी, सी से कैपिटल, आर से रिजर्व, डी से डिपॉजिट, बी से बोरिंग, ओ से ऑरेंजेस, सॉरी ओ से अदर लायबिलिटी। मुझे डर लग रहा है कहीं पेपर में अदर लायबिलिटी को ऑरेंजेस मत लिखाना। शक्ति नगर अब कहीं और सेंटिमेंटल हो गए। सर ग्रेप्स के बारे में क्या राय है? अरे तुम यहां कोई तुम रामू के कैरेक्टर में चले जाते, कोई उसकी फाइनेंशियल पावर देख रहा है कि खरीद सकता है कि नहीं, कोई कह रहा है ऑरेंजेस के बारे में बताएं। सर और बताओ, सीबीआई अ फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन है क्या? वैसे आपको मालूम है सीबीआई अ फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन? सर इसको पूरा ठीक से बताओ ना। सी फॉर कैश एंड बैंक बैलेंस, C for cash and bank balance, B for balance with other banks, I for investments, A for advances, F for fixed assets, O for other assets. Oh my God!
हाँ, बच्चा सेंटी हो गया, कह रहा रामू से मिलवा दो जरा। एक कह रहा है कैन रामू डांस। चलो एनीवे, मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन बेटे 11 शेड्यूल तो हमारे इसी से रामू धोबी से ही बात बन गई। सीबीआई अ फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन, पूरा दिखाना जरा। शक्तिनगर, रामू में जो आनंद है वो किसी और नाम में नहीं है, क्योंकि धोबी के साथ रामू वर्ड ठीक लगता है। साउथ एक्सटेंशन में दिक्कत है। पटना कह रहे हैं भल्ला सर को बोलो हेलो करने के लिए आ जाए, बुला लो। अच्छा, प्रीत विहार कह रहे हैं सर मेरे अंकल सीबीआई ऑफिसर हैं। वेरी गुड प्रीत विहार, मेरी गलती क्या है इसमें? अगर वो फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन में है तो मेरी गलती क्या है? लो भल्ला सर आपको हेलो करने के लिए आए हैं। हेलो नहीं, मुझे नहीं सर, मुझे नहीं सर, बच्चों को हेलो बोलो ना, हेलो। और सर माइक लोगे सर? नहीं। भल्ला सर से पढ़ लो बेटे, आज मैं चलता हूं। थैंक यू सर। चलिए, तो हम बात कर रहे थे, ये बैलेंस शीट है। आगे चलते हैं। 12th नंबर शेड्यूल है एक्सेप्टेंसेस। एंडोर्समेंट, एंड खान नजदीक जाना पड़ेगा, अदर ऑब्लिगेशंस। ए ई ओ ओ, ए ई ओ ओ, ये एक फिल्म का डायलॉग है। फिल्म का नाम बताएं। ए ई ओ ओ, ये कौन सी फिल्म में था? ए ई ओ ओ। सर ये ए ई ओ ओ तो वो था, ये तो तुषार कपूर का डायलॉग है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। ए ई ओ ओ 13 नंबर्स, इसमें आ गया इंटरेस्ट अर्न्ड, ये है पी एंड एल। इंटरेस्ट अर्न्ड, गिरीश पाक बेटे नालायक, जितेंद्र को बीच में इन्वॉल्व नहीं कर सकते आप। ठीक है सर। अदर इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, फिर अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एक लाइन ना कम पड़ गई है सर, कौन सी लाइन कम पड़ गई है? वो शेड्यूल नंबर के बिना आएगी। लाल पेन से लिखता हूं, प्रोविजंस एंड कॉन्टिंजेंसी, प्रोविजन एंड कॉन्टिंजेंसी। ठीक है सर। सर फिर आप जब टोटल माइनस करोगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? फिर आ गया हमारे पास प्रॉफिट्स। माइनस प्लस माइनस एप्रोप्रिएशंस, प्लस माइनस एप्रोप्रिएशंस। तो ये था पी एंड एल अकाउंट, ये थी बैलेंस शीट, और ये थी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी एक आइटम ऐसी है जो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के बाद आएगी और उसका शेड्यूल नंबर नहीं है, हम उसको यहां लिख रहे हैं बिल्स फॉर कलेक्शन। सिर्फ दो चीजों का शेड्यूल नंबर नहीं है, एक इसका नहीं है, एक इसका नहीं है, बाकी सबका शेड्यूल नंबर है। ऊपर कर दीजिए।
सर इसे हटा दो, ओके। तो ये है आपकी बैंकों की बैलेंस शीट और बैंकों का प्रॉफिट एंड लॉस। ये प्रॉफिट एंड लॉस था जो कि यहां से शुरू होता है P&L से और यहां तक बिल्स फॉर कलेक्शन तक, ये बैलेंस शीट थी। सर आप दिखाओ ना कोई कंपनी की बैलेंस शीट भी तो दिखाओ ना, ऐसे थोड़ा ना होता है। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया हो सकता है आपका बैंक ऑफ इंडिया, ये स्टार को देखे, बैंक ऑफ इंडिया में हो सकता है आपका अकाउंट भी हो। देखो शेड्यूल नंबर देखना और नाम देखना, वही दो इनकम, ये हिंदी में, हिंदी को छोड़ो, इधर देखो 13, 14, 15, 16, फिर आ गया प्रॉफिट और इसके बाद है एप्रोप्रिएशंस। शेड्यूल नंबर 17, 18 बेटे पॉलिसीज के होते हैं, वो हमारे काम के नहीं है। 17, 18 को छोड़ दो, 17, 18 काम का नहीं है, ये हमारे पास हो गए। इधर दिखाओ बिल्स फॉर कलेक्शन, शेड्यूल नंबर 12 के नीचे बिल्स फॉर कलेक्शन, और वही सी, फिर बी, फिर आई, फ्रॉड, ऑर्गेनाइजेशंस। ऊपर देखो कैपिटल, रिजर्व्स, डिपॉजिट्स, बोरोइंग्स, अदर लायबिलिटी। ये नंबर आपको याद रखने पड़ेंगे साहब, ये नंबर आपको याद रखने पड़ेंगे। बिल्स फॉर कलेक्शन के आगे शेड्यूल नंबर नहीं है, ओ माय गॉड। बिल फॉर कलेक्शन के आगे शेड्यूल नंबर नहीं है, और इसके अलावा प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसी के आगे शेड्यूल नंबर नहीं है, बाकी सबके आगे शेड्यूल नंबर है। दिखा दीजिए। प्रॉफिट बेटे हमने बैलेंस निकाला है ना, प्रॉफिट कैसे निकाला हमने, इसके टोटल में से टोटल खर्चा माइनस किया तो प्रॉफिट आ गया ना, फिर उसमें एप्रोप्रिएशन कर दी हमने। ठीक है सर। मुंबई बोरीवली कह रहे हैं P&L का शॉर्टकट दो। नालायक, दो ही आइटम्स हैं और आईओ दोनों जगह वही है, तो क्या इसका शॉर्टकट चाहिए आपको नालायक? ऊपर इंटरेस्ट अर्न है, यहां इंटरेस्ट एक्सपेंड है, वो अदर इनकम है, ये अदर एक्सपेंस है, तो बात खत्म हो गई। चलिए बेलाई बेटे, दिस इज द फॉर्मेट गिवन बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो क्योंकि इन पर कंपनी एक्ट अप्लाई नहीं होता, तो लॉ है, लॉ में अपने अपने एक्ट के फॉर्मेट्स हैं, तो यहां अपना फॉर्मेट है। ठीक है, बिल फॉर कलेक्शन के पहले कुछ नहीं लिखा बेटे, बिल फॉर कलेक्शन के आगे ये तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस लिखा था, ये बिल फॉर कलेक्शन है। एनीवे, हम आगे चलेंगे और अब एक एक चीज को निपटाएंगे। ठीक है सर, लिखेंगे शेड्यूल, शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल नंबर 1 किसका था? कैपिटल। हां जी बेरमपुर, इसको LFAR बोलते हैं, लॉन्ग फॉर्मेट एनुअल रिपोर्ट्स। इसका मैं प्रिंट आउट नहीं ले रहा बेटे बिलासपुर, आप अपने आप लिख ले, प्रिंट आउट नहीं ले रहे। झांसी बेटे याद हो जाएंगे, चिंता मत करो, सिर्फ मेरे साथ साथ सोचते रहना। कैपिटल्स, हां जी, अब मेरे साथ साथ जरा फटाफट से लिखना शुरू कर देंगे। कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, यहां बैंकों की ऑथराइज शेयर कैपिटल आएगी, इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल। क्या दिक्कत है इसमें? बैंकों की कैपिटल है, दैट्स इट।
सर अगर इसके अंदर भी कोई कॉल्स इन एरियर्स हो तो क्या माइनस होंगे? हां। या शेयर फो फीचर हो तो जुड़ेगा? हां। ये लो, चंडीगढ़ अभी बात करता हूं। अरे चंडीगढ़, प्रीत विहार कह रहे हैं सर कल आपको सीबीआई पकड़कर ले जाएगी, तो ले जाए ना, मुझे कौन सी दिक्कत है? खाना खिलाएगी कि नहीं खिलाएगी ये बताओ बस, ज्यादा चिंता उसी की है। रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस मुंबई में डिस्कस करेंगे, अभी एलपी सब बातें करेंगे। शक्तिनगर तुम नालायक हो, इधर ध्यान दो। जीवन पर चले गए, शक्तिनगर अपनी उम्र देखो, अभी तुम्हें जीवन से क्या लेना देना, पढ़ाई पे ध्यान दो। जालंधर जी क्लास खत्म होने से पहले आपको हम सब बातें बताएंगे, चिंता मत करो। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या लिखेंगे? सारे रिजर्व, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, स्टैट्यूटरी रिजर्व, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, बेरमपुर सेक्शन 29 है, तुम क्या करोगे? सेक्शन 29 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से काम चल रहा है ये। ठीक है सर। सर हमें आप फटाफट से बताइए कि स्टैट्यूटरी रिजर्व क्या होता है। अभी और भी चीजें हो सकती हैं, मैं तो इतने पे रुक गया। अभी इसमें और भी चीजें, रिटेन्ड अर्निंग, कोई और सिंकिंग फंड, कोई भी हो सकता है, बात खत्म। सिर्फ इसमें काम की बात एक ही है, लिखें स्टैट्यूटरी रिजर्व इज मैंडेटरी क्रिएशन। इसकी क्रिएशन मैंडेटरी है। ऑल बैंक्स ट्रांसफर्स 25% of net profits earned during the years to, बेटे अब ये बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। कानून है हर साल नेट प्रॉफिट का 25% हमें स्टैट्यूटरी रिजर्व में डालना अनिवार्य है। सर क्या ये हमारे लिए जरूरी है? हां सर, अगर लॉस हो, इन केस ऑफ लॉस, क्रिएशन ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व is not required. This is created to safeguard banks from unexpected losses. बैंकों को अचानक नुकसान ना हो, उसकी सेफगार्ड के लिए कानून कहता है उन्हें 25% अपने प्रॉफिट सेव करने पड़ेंगे। तो आपको साहब ये सब बातें कवर करनी पड़ेंगी।
सर क्या आप अब सारे के सारे शेड्यूल एक एक करके करोगे? हाँ। सर क्या आज की क्लास तो शेड्यूलों पे ही चली जाएगी फिर तो? हाँ। शेड्यूल नंबर 3, शेड्यूल नंबर 3 ये क्या होता है? ये है डिपॉजिट्स। जो पैसा लोगों ने जमा करा रखा है, जो पैसा बैंक में लोगों ने जमा कर रखा है, ये है डिपॉजिट्स। तो डिपॉजिट्स का मतलब क्या हो गया? जो पैसा लोग बैंक में जमा कराते हैं। मुझे बताना आपका पैसा बैंक में किस नाम से आ रहा है? सर हमारा पैसा तो सेविंग बैंक अकाउंट में है। आपको पता है आपका सेविंग बैंक अकाउंट होता है? बैंक उनको कहता है कि ये सेविंग बैंक वालों का पैसा है। ऐसे ही एक होता है करंट या डिमांड डिपॉजिट्स, मतलब जो करंट अकाउंट वालों ने जमा करा रखा है। और तीसरा होता है टर्म डिपॉजिट्स, जिन्होंने हमारे पास एफडी करवा रखी है या आरडी करवा रखी है। आरडी होता है रेकरिंग डिपॉजिट्स। हाँ, जिनका अकाउंट नहीं है बेटे उनकी बात छोड़ दो। बच्चे कह रहे सर हमारा तो अकाउंट ही नहीं है। अब नहीं है तो कोई बात नहीं बेटे, दूसरों को देख लिया करो जिनका अकाउंट है, उससे भी काम चल जाएगा। अब मुझे यह बताओ सेविंग बैंक का मतलब क्या है? सेविंग मतलब छोटे छोटे सेविंग करने के उद्देश्य से खुले हुए बैंक। ये व्यापारियों का अकाउंट है, जानते हो, यहां से पैसा तुरंत निकाला जा सकता है। टर्म डिपॉजिट्स अच्छा ब्याज कमाने के लिए, ये लॉन्ग टर्म के लिए जमा कराते हैं लोग, ये लंबे अरसे के लिए होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। पटना ने इसका हिंदी नाम बताया, बचत खाता। वेरी गुड। बचत खाता। और करंट को क्या बोलेंगे भाई फिर? हाँ, चालू खाता। वेरी गुड पटना। और टर्म डिपॉजिट को फिर क्या कहेंगे? वेरी गुड पटना। मैं अभी और एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपसे। और बाकी मुझे लगता है गड़बड़ वाला काम है। ऑन कह रहे हैं मुद्दती खाता, लेकिन मुझे पता नहीं। सावधिक खाता। ओ चलो, थोड़ा मुश्किल नाम है, छोड़ो। इसका हिंदी का क्या करोगे तुम लेके? हिंदी की ऐसी की तैसी। आओ आगे चले। इधर आ जाओ खान। कोई वो कह रहा बिजली खाता। बिजली खाता कहां से आ गया? हाँ, भोपाल बेटे आरडी होता है, जिसमें आप महीने के महीने कुछ पैसे जमा कराते रहते हैं, वो आरडी होता है। ठीक है ना? आप सबको ना एक काम करना है, अब जरूर अपने अपने आसपास बैंकों में एक बार चक्कर लगा के आना, पूछना भाई साहब आपके यहाँ खाते कौन कौन से होते हैं, वो ये सब बताएंगे आपको। ठीक है ना? ठीक है सर, समझ में आ गई बात। आगे चलेंगे। बोरोइंग्स नहीं, शेड्यूल नंबर 4 तो लिखा ही नहीं। क्या बैंक को भी उधार मांगना पड़ता है? सारे बच्चे बताओ हां कि ना। क्या बैंकों को भी उधार मांगना पड़ता है? हां सर, बैंकों को भी तो उधार मांगना पड़ता है। तो जो भी पैसा उधार मांगते हैं वो यहां पर आएगा। अब बोरो कहां से करते हैं हम सब? कहां से हम, मतलब बैंक कहां से? नजदीक आ जाओ खान। हम पैसा, ये जो बैंक है, बैंक कहां से उधार मांगता है? भाई हम तो बैंकों से पैसे मांगते हैं, लेकिन बैंक कहां से उधार मांगता है? वो आरबीआई से उधार मांगता है। सर और कहां से उधार मांगता है? अदर बैंक्स। सर अदर बैंक, क्या एक बैंक दूसरे बैंक की मदद करता है? हां, उधार दे देता है। और अदर एजेंसीज हो सकती हैं, कोई आईडीबीआई है, आईएफसीआई है, यानी यहां से भी उधार मांग लेते हैं।
अच्छा, क्या हम विदेश से भी बोरो कर लेते हैं? हाँ, हम विदेशों से भी, ये जो बैंक होते हैं विदेशों से भी उधार मांग लेते हैं। अच्छा, ये बात है। और जानते हो, ये जो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो यहां पर भी होता है, तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इसे बोलते हैं रेपो रेट। मान लो एट द रेट ऑफ 6%, हम बोरो कर रहे हैं रिजर्व बैंक से 6% पर, इसे बोलते हैं रेपो रेट। कि बैंक किस भाव पर उधार मांग रहा है। रिजर्व बैंक बेटे बैंकों को उधार देता है, हमें नहीं देता। अब मेरे को अपनी कार फाइनेंस करानी है तो क्या मैं आरबीआई जाऊंगा? नहीं, मैं जाऊंगा बैंक में, और अगर बैंक ने मुझे पैसा उधार दे दिया और बैंक को जरूरत पड़ गई तो बैंक जाएगा आरबीआई के पास। अच्छा, ये बात है। हां, नारायक राउरकेला, ठीक है सर, हमको बात समझ में आ गई है। मुंबई बोरीवली तो गजब ढा रहे हैं आज, ठीक है ना। गोरेगांव अभी तक हिंदी ढूंढे चले जा रहे हैं। गुवाहाटी कह रहे हैं रिवर्स रेपो क्या होता है, जिसके ऊपर हम रिजर्व बैंक को उधार देते हैं। नहीं समझे? हम रिजर्व बैंक से उधार जिस भाव पर लेते हैं वो तो रेपो रेट हो गया, जिस पर हम आरबीआई को उधार दे देते हैं। सर, आरबीआई को पैसे चाहिए होते हैं, कभी कभी उसको भी चाहिए होते हैं, तो हमसे उधार मांग लेता है, तो ऐसे में उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है ना। ठीक है सर, समझ में आ गई सर बात हमको। सर, और कौन सा शेड्यूल बनाओगे? शेड्यूल नंबर 5। अदर लायबिलिटीज। अच्छा, लो भाई, वो कह रहे हैं जिसका नाम लिखो पहले तो, अवधि खाता। अवधि खाता, ठीक है, देहरादून। अच्छा, चलो वापिस आ जाओ। अब पटना बेटे कोई अवधि कह रहा है, कोई स्वाधिक कह रहा है, अब दिमाग नहीं लगाते पटना, ठीक है, हमें मुद्दा की बात करनी है ना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जालंधर, मेरे को रेपो रेट और रिवर्स रेपो नहीं चाहिए, ये तो एक चर्चा हुई थी, मैंने बीच में बात बोल दी। बाकी एग्जाम के लिए आपको रेपो रिवर्स रेपो नहीं करने हैं। ठीक है सर, और क्या है? और है बेटे बिल्स पेबल, यानी डीडी गिवन बाय बैंक। ये बताओ, क्या आपने कभी बैंक से डीडी लिया है? कई बच्चे तो कह रहे हैं सर ये डीडी क्या चीज है। क्या आपने कभी बैंक से डीडी बनवाया है? फटाफट से बताओ हां कि ना। यस, तो बैंक जो डीडी देता है, बैंक उसको बीपी बुलाता है। सर एक मोहित इधर आना। अच्छा, इधर कौन बैठे? सचिन इधर आना जरा। अरे इधर आओ ना, हम बुला रहे थे वैसे, आ जाओ। ये है बैंक, इनका नाम है आईसीआईसीआई बैंक। ये कौन है? आपको डीडी में, आपके पास डीडी बनवाने आऊंगा, ठीक है ना। तो डीडी बनवाएंगे तो फिर जानते हो क्या करेंगे आप? मेरे से पहले पैसे लोगे कि नहीं लोगे? ये लो, ले सकते हैं योरसेल्फ का। हाँ कोई बात नहीं, पैसे लेने। ये डीडी है, ठीक है ना, जो आपने मेरे को देना है। तो मैं पहले बैंक में आऊंगा और बैंक से कहूंगा मुझे डीडी चाहिए। बैंक जी, बैंक जी, बैंक जी, मुझे डीडी दे दो, मुझे डीडी दे दो। ऐसे, हाँ पैसे तो दे दो, पैसे चाहिए, वैसे डीडी दे दो ना, ऐसे कैसे? तो अब मैं क्या करूंगा? मैं इन्हें क्या दे रहा हूं? मैं इन्हें दे रहा हूं रुपए। ये लो, मैंने देखो छोटे छोटे रुपए गिन के दे रहा हूं। भाई साहब, डीडी लेना हो तो पैसे देने पड़ते हैं क्या? लो फिर पैसे लो। अब मुझे, अब ये पहले बैंक अपनी कमीशन भी खाएगा, इसमें पता है कमीशन भी खाता है, कमीशन भी लेगा सब, फिर डीडी बनाता है। किस नाम से बनाना है? हाँ डीडी, आप आईसीएआई के नाम का बना दो, सीए इंस्टीट्यूट के नाम का डीडी बना दो। हाँ, अमाउंट 1000 रुपए का बना दो। 1000 दिए भी तो मैंने, 1000 पे 1050 रुपए दिए हैं। ये लो। अब एक बात बताओ मेरे बच्चों, सचिन आना जरा। ये डीडी मैंने कहां जमा कराना है? ये मैंने सीए इंस्टीट्यूट में जमा कराना है। ये सीए इंस्टीट्यूट है। तो मैं बच्चा हूं,
यह बैंक से मैंने डीडी लिया है, मैं इंस्टीट्यूट में जाके डीडी देता हूं, और जानते हो डीडी लेकर फिर सीए इंस्टीट्यूट कहां जाता है बताओ? डीडी लेकर इंस्टीट्यूट जाता है बैंक में, और बैंक क्या करता है? डीडी देखता और याद आ जाती है कथा कि एक आदमी को हमने डीडी दिया था, और उसके बदले में पैसे दे देता है। वो बात समझ में आई? ये उसको पैसे दे, ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब सवाल ये उठता है, एक बार पैसे वापस कर लो और डीडी वापस ले लो। सवाल ये उठता है, आज 31 मार्च है, अभी आईसीएआई नहीं, आप इधर खड़े रहो, अभी आईसीएआई आपके पास आया नहीं है, क्या आपको चिंता है कि आपने कुछ पैसे देने? हाँ, क्योंकि मुझसे पैसे तो ले रखे हैं लेकिन आगे दिए नहीं। ये लायबिलिटी का क्या नाम है? हम लोग तो डीडी बोलते हैं, बैंक क्या बोलता है इसको? नहीं, बिल्स पेबल बोलता है। अब दिखा दीजिए यहां पर बस, चलो खत्म हो गया, थैंक यू। ये है बिल्स पेबल। तो बैंक की लायबिलिटी होती है। अच्छा, अरे गिरीश पाक दीदी नहीं कह रहा, मैं कह रहे हैं दीदी, अरे दीदी की बात नहीं चल रही गिरीश पाक, डीडी बोल रहा हूं, डीडी। बाप रे बाप। आओ और भी देखते हैं और कौन कौन सी लायबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है सर, और देखते हैं जी, क्या हमारे पास कोई एक्रूड इंटरेस्ट हो सकता है? हां, वो तो हमेशा होता ही है। क्या बैंक की कोई प्रोविजंस हो सकती हैं, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, प्रोविजन फॉर रिबेट्स ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। सर ये कैसी अजीब सी भद्दी सी प्रोविजन बताई है आपने? भाई मेरी बात सुनो, ये भी होती है। या अदर्स इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट्स, इसमें जो ये वाला पॉइंट है, प्रोविजन फॉर रिबेट्स ऑन बिल्स डिस्काउंटेड विल बी डेल्ट एज एडजस्टमेंट। ये हम लोग डील करेंगे एडजस्टमेंट के रूप में, क्योंकि मैंने आपको एडजस्टमेंट भी पढ़ानी है, वहां पर बताएंगे कि ये क्या था। ठीक है सर। सर ये इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट क्या होती है? इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट मीन्स बोरोइंग्स फ्रॉम ओन ब्रांचेस। एक ब्रांच दूसरी ब्रांच से उधार मांग लेती है। मुंबई बोरीवली बेटे, जिस ब्रांच की हम ये ब्रांच की बना रहे हैं बैलेंस शीट्स, तो ब्रांच की बैलेंस शीट में इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट आएगी, और अगर आप पूरे बैंक की बनाएंगे तो ये एडजस्टमेंट नहीं आएगी उसके अंदर। अच्छा, कहां इधर आओ। श्रीनगर बेटे बैंक चार्ज क्या इंटरेस्ट करता है, कितना करता है, ये मेरे कोर्स का पार्ट नहीं ना कि उसकी कमीशन कितनी होती है। मैं आपको बैंकों के कमीशन के रेट थोड़ा ना करा रहा हूं। श्रीनगर मैं आपके सामने इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट्स की विजुअलाइजेशन करूंगा। आइए, ये है हमारी ब्रांच, मेरा नाम है बैंक ऑफ इंडिया, इनका भी नाम है बैंक ऑफ इंडिया। इधर सीधे खड़े रहना, बैंक ऑफ इंडिया। मैं भी ब्रांच, ये भी ब्रांच। मैं कौन सी ब्रांच? प्रीत विहार ब्रांच। ये कौन सी ब्रांच? साउथ एक्सटेंशन ब्रांच। अचानक प्रीत विहार ब्रांच को पैसों की आवश्यकता पड़ गई। किसको आवश्यकता पड़ गई? प्रीत विहार ब्रांच को। तो प्रीत विहार ब्रांच वालों ने फटाफट से फोन मिलाया साउथ एक्सटेंशन और उनसे कहा भैया थोड़े पैसे दे दो, और उनके पास थे, इन्होंने दे दिए। ठीक है ना? तो फटाफट से बताओ, मैं इनके पास गया, मैंने पैसे ले लिए।
तो प्रीत विहार ब्रांच की क्या हो गई? लायबिलिटी। और साउथ एक्सटेंशन का क्या हो गया? एसेट्स। तो प्रीत विहार इसे क्या बोलता है? इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट। और आप इसे क्या बोलते हो? इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट। मेरी ये अदर लायबिलिटी है, आपका ये अदर एसेट है। और जब हम दोनों कंसोलिडेट हो जाते हैं, जब एक बनाई जाती है बैलेंस शीट, तो उसमें ये चीज कट जाती है, उसमें ये चीज बेकार हो जाती है। बात समझ में आती है? ना ये एसेट रहता है, ना ये लायबिलिटी, लेकिन ये ब्रांच लेवल पर देखने को मिलती है। तो ये जो होती है, ये आइटम, ये आपको ब्रांच लेवल पर देखने की मिलती है, वैसे नहीं मिलती है। आइए, इसके बाद ब्रांचेस के पास अगर बनाएंगे बैलेंस शीट, तो वहां ये चीज आएगी, वैसे नहीं आएगी। हां जी, शक्तिनगर, जो इंडियन बैंक्स हैं वो तो ये फॉलो करते ही हैं, लेकिन जो विदेशी बैंक हैं उन्हें भी ये फॉलो करना पड़ता है। ठीक है सर, विदेशी बैंक जो इंडिया में काम कर रहे हैं। आइए आगे चलेंगे। शेड्यूल नंबर 6। शेड्यूल नंबर 6 सर, शेड्यूल नंबर 6 किसका था? कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई। कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई। तो यहां दो चीजें हैं, एक तो कैश इन हैंड और एक बैलेंस विद आरबीआई है। इन करंट अकाउंट्स, इन अदर अकाउंट्स। नॉन करंट लिख दो आप, अदर को नॉन करंट अकाउंट्स। सर ये क्या चीज है? पहले लिख लो फिर समझाते हैं। हां जी बेटे, जम्मू प्रोविजन फॉर टैक्सेस पेबल बाय बैंक्स। देखना यह है कि लिख चुके कि नहीं। कोहाट इनक्लेव, जो भी बैंक बेटे हिंदुस्तान में आकर काम करेगा उसको हिंदुस्तानी अकाउंट्स फॉलो करने पड़ेंगे टू द एक्सटेंट वो इंडिया में काम कर रहा है। तो इसका मतलब यह कि कोहाट बच नहीं सकते आप इंडियन लॉज से। हाँ, आप इंडिया में आए ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इंडिया में अगर आएंगे तो आपको हमारे फॉर्मेट्स फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन ओनली फॉर इंडियन ऑपरेशंस। जो आप इंडिया में काम कर रहे हैं उसके लिए। इंडिया में आपकी 10 ब्रांचें हैं, वो 10 ब्रांचें ऐसे बनाएंगी बैलेंस शीट। और अगर वो विदेशी लॉ फॉलो कर रही हैं तो वो भी बनाएंगी अपने देश के लिए। आइए जरा मेरे साथ साथ देखें। अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं वो आपको सीपीटी पढ़ाने जा रहा हूं। सर सीपीटी? हां, ये आपने सीपीटी में इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, लेकिन चूंकि आप भूल गए हैं इसलिए मुझे दोबारा बताना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट ने सीपीटी में इसलिए डाल रखा है कि आईपीसीसी में आपको दिक्कत ना हो, लेकिन आप आईपीसीसी की बातों को भूल जाते हैं। नहीं, सीपीटी की बातों को पहले भूलते हैं फिर आईपीसीसी को भूलते हैं। देखें जरा, पक्का आएंगे बेटे पटना, पहले यहां सवाल करेंगे हमारे देश की बैंकिंग व्यवस्था कैसे है। अब इसे आप लिखोगे कि नहीं लिखोगे, मैं पहले तो ये सोच रहा हूं आप इसे लिखोगे कि नहीं लिखोगे। कुछ कह रहे हैं हां, कुछ कह रहे हैं ना। लिखना होगा तो इसके नीचे लिखेंगे और हेडिंग लिखेंगे जनरल नॉलेज। ये एग्जाम के लिए नहीं चाहिए। जनरल नॉलेज, हमारे देश की व्यवस्था बैंकों की इस प्रकार से है।
एक बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके अलावा बड़े सारे बैंक हैं, उन सब की आगे ब्रांचेस हैं। मैं वो ब्रांचेस ड्रॉ नहीं करूंगा। बड़े सारे ग्राहक हैं, ये जनता है। तो ये लोग पहले बैंक में आते हैं और बैंक में मान लो 1000 रुपए डिपॉजिट करते हैं। सारे बच्चे बताओ, मैंने 1000 रुपए एक मिनट बेटे होल्ड करना। कल भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं अभी तक अपनी क्लास में हूँ, मैं शाम को चेक करूंगा अभी। ठीक है जी, थैंक यू। हाँ जी, तो मैं आपसे कह रहा था कि एक आदमी बैंक में 1000 रुपए जमा कराता है। अनुज इधर सुन लो, अगर मान लीजिए कोई 1000 रुपए जमा कराता है तो ये बताओ क्या वो अचानक पैसे लेने आ सकता है कि नहीं आ सकता? सारे बच्चे बताओ, जिस आदमी ने 1000 रुपए जमा कराए हैं क्या वो अचानक वापस लेने के लिए भी आ सकता है? हाँ सर, बिल्कुल आ सकता है। अगर वो आ सकता है तो क्या बैंक को 1000 रुपए अपने पास तैयार रखने पड़ेंगे हमेशा? हाँ सर, बैंक को तो हमेशा तैयार रखने पड़ेंगे। तो अगर बैंक ये 1000 रुपए अपने पास हमेशा तैयार रखेगा तो बैंक की कमाई कहां से होगी? बैंक कैसे कमाएगा? तो बैंक क्या करता है, बैंक ये पैसा किसी और को उधार दे देता है। बैंक ये पैसा किसी को उधार दे देता है, तभी तो बैंक की कमाई होगी। अच्छा, अब होगा क्या, जब बैंक उधार देता है तो बैंक कमाता है मान लो 12%, देता है सिर्फ 4%, तो बैंक की कमाई कितनी होती है? 8%। बट इसमें रिस्क बहुत बड़ा इन्वॉल्व है। रिस्क क्या इन्वॉल्व है कि ये भाई साहब पैसे वापस मांगने आ गए तो क्या होगा? तो बैंक क्या करता है, बैंक आरबीआई से कहता है जी मेरे लिए कुछ रेगुलेशंस दिखाओ जिससे कि मेरा काम मैनेज हो जाए। तो रिजर्व बैंक इन्हें क्या कहता है? रिजर्व बैंक इन्हें कहता है तुम अपने पास जितने तुम्हारे डिपॉजिट्स हैं उसका 4%, ये आजकल का रेट है 4%, लेकिन बाय द टाइम आप पेपर दें तब तक ये रेट हो सकता है बदल जाए, तो आप यहां पर 5% लेंगे। हमारा इंस्टीट्यूट करंट रेट नहीं लेता, हमारा इंस्टीट्यूट क्या लेता है, वो कहता है सब बच्चों के लिए एक ही रेट 5%। इसका मतलब मैं आपको 5 से सिखा रहा हूं, जबकि एक्चुअल रेट कितना चल रहा है? 4%, क्योंकि हमारे लिए ये रेट हर 15 दिन में चेंज होने का संभावना होती है। तो हर 15 दिन में अगर रेट बदलेंगे तो क्या हर बच्चा हर 15 दिन में रेट चेंज करता रहेगा? नहीं, इसलिए सीए इंस्टीट्यूट आपको 5% के लिए कहता है। अच्छा, अब वो कहता है जी 5%, तो 1000 का 5% कितना हो गया? 1000 का 5% कितना हो जाएगा? 50 रुपए हो जाएगा शायद। तो 50 रुपए
बैंक जो होता है अपने गुल्लक में रखता है और कहता है ये मैंने पैसा जमा करा रखा है आरबीआई के करंट अकाउंट में। रखता अपने पास ही है, किसी और जगह नहीं जाके देता, रखता अपने पास ही है। कहां रखता है? अपनी ही दराज में रखता है, लेकिन कहता है ये पैसा मैंने आरबीआई में जमा करा दिया और इस पर ब्याज भी लेता है वो आरबीआई से। इसे बोलते हैं सीआरआर। दिस इज कॉल्ड सीआरआर, जिसे कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। ये सीआरआर है। ये सर आरबीआई को क्या फायदा है इसके अंदर? आरबीआई क्यों ब्याज देता है? भाई आरबीआई ने कुछ व्यवस्था कर रखी है, उसमें उनको डालने पर पैसा देता है वो। दूसरी बात, आरबीआई ने यह भी कहा है कि तुम कुछ पैसा अपने पास नगद रखोगे, कुछ पैसा अपने पास नगद रखोगे। अब मैंने कहा अच्छा जी, कुछ पैसा मैं अपने पास नगद भी रखूंगा। यस, लिक्विड रखूंगा मैं। जो मैं लिक्विड रखूंगा वो कितना है? वो 23% है आज का रेट, 23% वो है आज का रेट, लेकिन आपके लिए 25%। तो 1000 का 25%, 250 रुपए हो गए जो उसे लिक्विड रखने पड़ेंगे। 250 रुपए उसको अपने पास लिक्विड रखने पड़ेंगे। क्या अगर बैंक चाहे तो और भी पैसे रिजर्व बैंक में जमा करवा सकता है? मान लो वो 10 रुपए और जमा कराना चाहता है, तो क्या और 10 रुपए जमा करवा सकता है? हां, उसे बोलते हैं आरबीआई नॉन करंट अकाउंट। करंट अकाउंट मतलब आवश्यक है, नॉन करंट मतलब आवश्यक नहीं है। तो इसका मतलब पैसा हम लोग कुछ करंट अकाउंट में भी रखते हैं और कुछ नॉन करंट में भी रखते हैं। सर हमें दिखाओ जरा, किसी बैंक के अंदर दिखाओ। बेटे क्या मतलब? जब देखो एक ही बात। ये देखें, बैंक ऑफ इंडिया का बैलेंस विद आरबीआई करंट अकाउंट में है इतना, और इसने फालतू पैसा रिजर्व बैंक को नहीं दे रखा है। अच्छा, इसने रिजर्व बैंक को फालतू जमा नहीं कराया, करवा सकता था, फॉर्मेट में जगह है, इसने नहीं कराया हुआ। बिल्कुल ठीक सर, तो इन्हें यहां जमा कराना चाहिए। बेटे ब्याज मिलता है लेकिन लोअर होता है, ब्याज मिलता है लोअर होता है, इसलिए बैंक को कोई आकर्षण नहीं है यहां जमा कराने का, इसलिए नहीं कराते। बाकी अगर मान लीजिए आपको जमा कराने हो तो कोई दिक्कत भी नहीं है, ये रूल है। हाजरा कह रहे हैं डॉक्यूमेंट है क्या? भैया ये डॉक्यूमेंट कुछ नहीं है, इसके ऊपर कृपा है गूगल की। गूगल, घर जाओ और गूगल पे जाके कोई लिखो, किसी बैंक का नाम लिखो, बैंक ऑफ इंडिया एनुअल रिपोर्ट, और ये डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लो। कोई परेशानी थोड़ा ना, हमने भी वहीं से निकाल रखा है, तो आप भी वहीं से ढूंढ सकते हैं। हाँ शक्तिनगर, ये गूगल क्या होता है तुम्हारे कान पे आज शाम को चांटा लगाता हूं आकर के। ये मैंने आपको बताया, ये ऐसा होता है, ये मैंने ब्रॉड आइडिया दिया कि ऐसा होता है। वैसे सर बैंक कौन कौन से तरह के होते हैं? तरह तरह के बैंक होते हैं। मैं आपको बता दूं बैंक कितने तरह के हैं। आइए, हमारे देश में खान साहब, गिरीश पाक, बेटे आप बोर हो गए हैं तो मैं आपका कुछ नहीं कर सकता। सबसे पहले क्वेरी भी आपकी आती है और समझते वक्त सबसे पहले बोर भी आप हो जाते हैं। हमारे देश में एक होता है कोऑपरेटिव बैंक, एक होता है रूरल बैंक, एक होता है कॉमर्शियल बैंक। ये बैंक हो गए। ये कॉमर्शियल बैंक वो हैं जो मुनाफाखोर बैंक हैं। जिनका ऑब्जेक्टिव कॉमर्शियल है, जो मुनाफा कमाने के उद्देश्य से काम कर रहे हैं। रूरल बैंक
ग्रामीण बैंक हैं, जैसे नाबार्ड, जैसे कि नाबार्ड, ये रूरल डेवलपमेंट के लिए बनाए जाते हैं, ग्रामीण इलाकों की डेवलपमेंट के लिए बनाए जाते हैं। और कोऑपरेटिव बैंक, ये किसी समाज के वर्ग की कॉपरेशन के लिए बनाए जाते हैं, जैसे जैन कोऑपरेटिव बैंक। जैन कोऑपरेटिव बैंक, वैसे ही कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक, ये ऐसे और भी कई कोऑपरेटिव बैंक होते हैं। ये मेरे कोर्स में नहीं है, ये मेरे कोर्स में नहीं है, ये मेरे कोर्स में है। अच्छा, मतलब हमारे कोर्स में तो सिर्फ यही दो बैंक है जी। ये भी दो तरह के होते हैं। कॉमर्शियल बैंक भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं डोमेस्टिक और दूसरे होते हैं फॉरेन बैंक्स इन इंडिया। कोई एग्जाम्पल दे फॉरेन बैंक इन इंडिया। HSBC, HSBC, अच्छा HSBC दो हो गए ये। डोमेस्टिक बैंक, डोमेस्टिक बैंक जो है वो कौन कौन से हैं? डोमेस्टिक मतलब जिनका काम क्या है, डोमेस्टिक बैंक्स हैं, ये डोमेस्टिक काम करने के लिए आए हुए हैं। ठीक है सर, ये हो गए दो तरह के, शेड्यूल्ड, नॉन शेड्यूल्ड। राम भरोसे, शेड्यूल्ड का मतलब है इन्हें गारंटी नहीं है, आरबीआई डज नॉट गारंटी देम। वो गए तो गए राम भरोसे। इंडिया में ऐसा कोई बैंक नहीं है, नो बैंक इन इंडिया। इंडिया के सारे बैंक सेफ हैं, इसलिए निश्चिंत रहें, हमारे देश में कोई भी राम भरोसे बैंक अब नहीं है। पहले होते थे, पुराना एग्जाम्पल दे सकता हूं मैं, सिक्किम बैंक लिमिटेड, ये डूब गया है, अब ये काम नहीं करता है। ये पहले होता था सिक्किम बैंक लिमिटेड। हां, पलवल पहले लॉर्ड कृष्णा बैंक भी ऐसा ही था, लेकिन अब लॉर्ड कृष्णा बैंक इधर आ गया है। वैसे हमारे पास और भी बैंक हुआ करते थे, यस बैंक, वो भी इसमें आ गए हैं। अब हमारे देश में ऐसा बैंक नहीं बचा है, पहले होता था, अब नहीं है। अच्छा, फिर सर दूसरे शेड्यूल्ड कौन से हैं? इन्हें आरबीआई की गारंटी है, शेड्यूल 2 के अंदर इनको गारंटी मिलती है, शेड्यूल 2। ये शेड्यूल 2 में गारंटी लेकर आए हुए हैं, ये वो बैंक है। अच्छा, ये दो तरह के हैं, एक प्राइवेट, एक पब्लिक। प्राइवेट और पब्लिक। सर प्राइवेट मतलब क्या हो गया? प्राइवेट मतलब भारत सरकार, यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज शेयर होल्डर, यहां गवर्नमेंट इज नॉट शेयर होल्डर। यहां पर जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं, इसमें भारत सरकार शेयर होल्डर है। प्लीज टेल मी एनी एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। मुझे पब्लिक सेक्टर बैंक का कोई एग्जाम्पल दो जहां पर भारत सरकार शेयर होल्डर है। वेरी गुड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। भाई जितने भी बैंक हैं जहां पर लाइनें ज्यादा लगती हैं, वो ये वाले बैंक हैं। लोग इन्हें ज्यादा सेफ मानते हैं। बताओ इन्हें ज्यादा सेफ क्यों मानते हैं? कह रहे हैं एक तो आरबीआई की गारंटी, ऊपर से सरकारी बैंक है ये, तो ये लोग ज्यादा सेफ मानते हैं, इसलिए इनके यहां पर भीड़ ज्यादा होती है।
और ये कौन से बैंक हो गए? प्राइवेट सेक्टर वाले बैंक। इसमें हो गया जैसे HDFC बैंक, ICICI एक्सेट्रा। अभी और भी बैंक आने वाले हैं। आपको अगर न्यूज पता हो तो अब रिजर्व बैंक और भी बैंक लाएगा। चांसेस हैं कि रिलायंस बैंक भी आएगा। ओ, मैं बेटे अभी बोल रहा हूं चांसेस है, आई एम नॉट श्योर कि वो आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा ठीक है। इन्हीं बैंकों को नेशनलाइज्ड बैंक भी कहा जाता है। इन्हीं बैंकों को नेशनलाइज्ड बैंक भी कहा जाता है। हां, टाटा भी आ सकता है बेटे, टाटा भी आ सकता है। ओ, शक्तिनगर ने कहा वुमेन्स बैंक भी आएगा। वेरी गुड। और कल तो वुमेन्स डे भी है, तो मैं आपको पहले से ही भारत की सभी महिलाओं को मैं वुमेन्स डे की बधाई दे रहा हूं। ओ माय गॉड। अच्छा, आगे चलते हैं। हां कालका जी, कल छुट्टी है ग्रुप 2 वाले बच्चों की वुमेन्स डे के अवसर पर। हां बिल्कुल, वुमेन्स डे के अवसर पर कल ग्रुप 2 की हमने छुट्टी घोषित कर दी है। ठीक है, चलो अब रोहतक बेटे हम इंडस इंड बैंक और बाकी सब, मैं पूरे बैंकों को तो मैं भी नहीं जानता, मुंबई बोरीवली, आप मुझसे अलग अलग पूछेंगे तो मुझे भी नहीं पता, इसलिए हम अपनी बात करते हैं। ये जो मैंने बैंक बनाए थे दे वर ऑल कॉमर्शियल बैंक्स। ये एग्जाम के लिए कुछ नहीं करना, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको समझाया कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए, क्योंकि हमारे को क्लैरिटी मिल जाए कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। जम्मू बेटे एनबीएफसीज आर नॉट बैंक। हमारे देश का फाइनेंसिंग सेक्टर में एक और भी है। ये तो बैंक थे ना, ये तो बैंक थे, दीज वर बैंक्स। एनबीएफसी अलग चीज है। एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जो बैंक नहीं है। जैसे कि कोई एग्जाम्पल बताओ यार, वो क्या नाम है, साउथ इंडिया का बैंक है, चलो छोड़ो। हां, मुथूट बैंक। मुथूट पूरा नाम पता नहीं क्या है, हाथी के निशान वाला मुथूट, पता नहीं क्या नाम है उनका, मुथूट फाइनेंस, वही तो। धन्यवाद मोहित, मुथूट फाइनेंस। तो हम उसकी चर्चा थोड़ी ना कर रहे हैं, ये चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, ये चर्चा आप करेंगे सीए फाइनल में। मेरे साथ तो आप यही चर्चा कर रहे थे। ठीक है सर। हां, मन्नापुरम भी है, गोरेगांव मन्नापुरम भी है, बाकी मुझे नहीं पता और चीजों के बारे में, इसलिए हम इनकी चर्चा को यहां छोड़ देते हैं। क्या मैं इसका प्रिंट आउट ले लूं? हां सर, इसका प्रिंट आउट ले लो। मोहित, वो बुलाना जरा उसको, मैडम का नाम क्या था? हाँ, लो भाई, मैंने अपने पास इसका प्रिंट आउट आपके लिए निकाल लिया है। अब मेरी बात सुने, वो आपने बताना था मुझको। आओ, अब मुझे फटाफट से बताओ, कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई, बताइए जी फटाफट से। बैलेंस विद आरबीआई करंट अकाउंट मतलब ये पैसे जमा कराने जरूरी है, और नॉन करंट मतलब पैसे जमा कराने जरूरी नहीं है। वेरी गुड। शाम को, कल सैटरडे वाली क्लास की संडे को होगी, सुबह मॉर्निंग में मैं सबको मेल कर रही हूँ। अगर स्टिल सबको प्रॉब्लम हो और दूसरी बार यही बात बतानी है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं।
लो बेटे सुने एक बार, सैटरडे को 6:30 एक्स्ट्रा क्लास है, 6:30 एक्स्ट्रा क्लास है, लेकिन योगिता मैम ने कृपा करी है और शाम को 5:30 बजे भी उसका रिपीट टेलीकास्ट है, तथा उसका रिपीट टेलीकास्ट संडे 6:30 AM, ये PM था, ये AM था, ये भी रिपीट टेलीकास्ट है। ठीक है ना? तो सैटरडे को क्या तारीख पड़ती है जी? 9th मार्च 2013, 9th मार्च 2013, 10th मार्च 2013, नहीं 13। ठीक है जी। आपने एक चीज नोटिस करी, ये चीज नोटिस कर ली, बता दो। ठीक है सर, आगे चलते हैं जी, अगले आइटम पर आइए। तो हम बात कर रहे थे शेड्यूल 6 की, हम चलेंगे शेड्यूल 7 पर। मोहित, वो स्काइप की बात बता रही है बच्चों को? प्रीत विहार के स्टूडेंट्स आज रुकेंगे, हम एक रिसर्च कर रहे थे जिसमें हम लोग स्काइप के थ्रू क्वेरीज लेंगे, और अगर ये हमारा प्रयास सफल रहा तो फिर हम बाकी सेंटर्स को भी जोड़ेंगे साथ में। तो आज प्रीत विहार के बच्चे रुक जाएंगे और हम उनको क्वेरीज का हम एक तरीका ढूंढ रहे हैं कि क्वेरीज उनकी कैसी ली जाए। तो होपफुली मैं आज प्रीत विहारी क्वेरीज लूंगा उस तरह से, और अगर ये मॉडल ठीक चला तो गिरीश पाक कल आपका नंबर है और हाजरा परसों आपका नंबर है। इस तरह से हम लोग सेंटर बाय सेंटर क्वेरीज लेंगे। ठीक है ना? पॉइंट इज कि हम कहीं ना कहीं और टेक्नोलॉजिकली, आपको अपने सेंटर पर सिर्फ बैठना है और सेंटर पर जिनकी क्वेरीज है उन्हीं को रुकना है, जिनकी क्वेरीज नहीं है वो घर जा सकते हैं। तो जिनकी क्वेरीज होंगी वो आज प्रीत विहार वाले बच्चे रुक जाएंगे, ताकि हम लोग अपना एक टेस्टिंग कर रहे हैं। तो आज देखेंगे कि आपको हम क्या वाकई उस मॉडल पर काम कर रहे हैं, क्या वो सफल होता है कि नहीं होता है। हाँ लुधियाना बेटे पक्का पक्का नंबर आएगा, लेकिन पहले टेस्टिंग कर ले जरा उसकी। ठीक है सर, चलिए हम बात कर रहे थे शेड्यूल नंबर 7 की, बैलेंस विद अदर बैंक्स। इसका नाम थोड़ा लंबा है, जगह थोड़ी कम पड़ गई। बैलेंस विद अदर बैंक्स, मनी एट कॉल and short notice, money at call and short notice। शक्तिनगर बेटे फर्स्ट ग्रुप की एक्स्ट्रा क्लास परसों नहीं है, चिंता मत करें, वो हम कल अनाउंस करेंगे। बैलेंस विद अदर बैंक्स, जो पैसा हमने दूसरे बैंकों को दे रखा है, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। बैंक, RBI, अदर बैंक, ब्रांच ऑफ बैंक। हम इनसे पैसा बोरो करते हैं, हम इनसे भी पैसा बोरो करते हैं, इसको हम इंटर ऑफिस बोलते हैं।
इसको हम बोलते हैं कि ये हमने उनको क्या दिया, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। इसको इंटर ऑफिस बोलते हैं। इसे लिख लें, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। पहले खाली इसको लिखें, इसको हम समझा नहीं पाएंगे अभी। नालायक प्रीत व्यास। इन्वेस्टमेंट्स, कोई सी भी इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स, गोल्ड, मेटल्स, अदर मेटल्स। क्या गोल्ड भी इन्वेस्टमेंट कहलाता है? हां बेटे, गोल्ड भी इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अदर्स, अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। इसमें हमने कुछ समझाना नहीं है। चंडीगढ़ लॉकर एंड बैंक की इनकम होती है बेटे, वो इनकम है तो इनमें थोड़ी ना आएगी। लॉकर फैसिलिटीज हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं, तो फिक्स्ड एसेट्स में अभी शेड्यूल बनाऊंगा, वहां पर आएगी। मुंबई बोरीवली जो उसने लॉकर फैसिलिटीज बना रखी हैं, वो उनके फिक्स्ड एसेट्स हैं। बस आज हम अभी इतना ही लिखेंगे और अगली क्लास में मैं पहले इस पार्ट को समझाऊंगा। इसके बाद हमारा एक इंपॉर्टेंट शेड्यूल आएगा, शेड्यूल नंबर 9, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ये शेड्यूल्स खत्म हो जाएंगे तो हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में बातें करेंगे, कुछ एडजस्टमेंट्स डिस्कस करेंगे और कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे उसके अंदर। बस ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। ठीक है ब्यावर, ठीक है। तो हम अब मिलेंगे सैटरडे सुबह, जो लोग एक्स्ट्रा क्लासेस कर रहे हैं, और फिर मिलेंगे सैटरडे को 2 बजे भी, और फिर मिलेंगे सैटरडे को शाम 5:30 बजे भी, और फिर मिलेंगे संडे को सुबह 6:30 बजे भी। ओ माय गॉड, जो एक्स्ट्रा क्लासें नहीं कर रहे हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अभी शक्तिनगर में आपके पास आऊंगा, तकरीबन 6:15 हो जाएंगे, क्योंकि मैं अभी क्वेरी सेशन एक छोटा सा लूंगा, फिर उसके बाद आऊंगा। और जो बच्चे जिनकी क्वेरीज नहीं है वो लोग जा सकते हैं। ऑफ कोर्स मैं बाकी सेंटर्स पर भी प्रयास करूंगा कि इन दिनों में मैं आऊं। मैं 10 तारीख को कोलकाता आऊंगा, मैं 11 तारीख को कोलकाता से ही क्लासेस लूंगा। तो जो 11 तारीख की क्लासेस हैं वो दिल्ली स्टूडियो से नहीं होंगी, वो कोलकाता स्टूडियो से होंगी। Thank you very much. It's always pleasure teaching you. Thank you and bye-bye.